हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो आज सीरीज चल रही है वो क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की चल रही है। क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री में आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 6 है। यानी इसके ऑलरेडी इस चैप्टर फर्स्ट ईंट मनके और 80 हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित चैप्टर है, इसका ऑलरेडी 5 पार्ट्स हो चुके हैं। तो फटाफट यूट्यूब के चैनल पर जाइए और पांचों पार्ट देखकर रिवीजन कर लीजिए। आज है बारी पार्ट 6 की। पार्ट 6 हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर के लिए होगा। तो इस चैप्टर का ये पार्ट लास्ट है, यानी पार्ट 6 लास्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, मैं बताती हूँ आपको। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अतीत को जोड़कर पूरा करने की जो समस्याएं थी। यानी अभी तक के हमने जो 5 पार्ट में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हड़प्पा सभ्यता में दुर्गे, मनके, ये सब बनाने की विभिन्न प्रकार की शैलियां थी। जो कच्चा माल आयात होता था वो किन किन देशों से आयात होता था, इन सभी के बारे में हमने चर्चा की। लेकिन अब हमारे पास जो समस्या है वो समस्या थी कि अतीत को जोड़कर हम इसको पूरा कैसे करें। अतीत को यानी पिछले जो अभी तक की हमने वस्तुएं देखी थी, इन सभी को जोड़कर हम इसको किस प्रकार से पूरा करें कि हड़प्पा सभ्यता में ये सभी प्रकार की सब वस्तुएं उपलब्ध थी। इन्हीं सभी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर, अपने टॉपिक की ओर। चलिए, नई तकनीक तथा प्रश्न। 1944 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल RIM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो पहले थे डायरेक्टर वो कौन थे, कनिंघम थे। 1924 की बात करूं मैं, 1924 में कौन थे, तो जॉन मार्शल थे। अब बात आती है 1944 की। 1944 की अगर मैं बात करूं तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, RIM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट 5 वीडियो में मैंने बताया था कि टीलों किसे कहते हैं, टीलों की संरचना किस प्रकार से बनी थी। और टीलों में जो प्रारंभिक में था यानी जो ऊपर था वो नवीन था यानी न्यू था, और जो नीचे था वो ओल्ड यानी पुराना था। ठीक है, तो इसी समस्या को दूर करने के लिए जनरल डायरेक्टर पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल RIM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास पर यानी इस लेयर्स के आधार पर खुदाई किया जाना चाहिए। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमा आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल हैं वो आपको किस क्षेत्र में मिलेंगे, पाकिस्तान के क्षेत्र में मिलेंगे। पहले ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आप सभी को पता है 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। इसी कारण भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरातत्व स्थलों की चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से पंजाब स्थलों में सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखगढ़ी, हाल ही में धौलावीरा की खोज वहां अन्वेषणों तथा उत्खनन में इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं, यानी नए स्थलों की खोज करना अभी भी जारी रखा गया है। तो ये थी हमारी बात। जो टीले थे उनके जो क्षैतिज कटाव था, जो क्षैतिज खुदाई होती थी, उनकी समस्या को लेकर जो निदान करने वाले थे वो थे RIM व्हीलर, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल डायरेक्टर बने कब, 1944 में। तो चलिए जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए इसके पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन थे, साथ ही 1924 में कौन बना, अब 1944 में कौन बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक
उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं। वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुएं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। और 1900 दशक की बात आती है। 1900 दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीपीय के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे। अब हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो स्थल था, यहाँ पर भारत के उपमहाद्वीप के साथ साथ विदेशी विशेषज्ञ भी यहाँ संयुक्त रूप से कार्य करने लगे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातुओं की वस्तुएं तथा वनस्पति जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य में हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित होता था। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों को आशा दिलाते हैं। यानी कहने की कुल मिला के बात यह है, इन शॉर्ट में कहूँ कि भारत में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, भारतीय उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थान थे, वहां पर अब सिर्फ भारतीयों की ही नहीं, भारतीयों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विदेश के भी वैज्ञानिक यहाँ आकर अनुसंधान करने लगे। विदेशी वैज्ञानिकों के पास तकनीकी और अच्छी होने के कारण वे इन मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुओं, वनस्पतियों, जानवरों के अवशेष से कई सारी जानकारियां निकालने लगे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में व्हीलर। अब हड़प्पा में व्हीलर की बात करते हैं। आधुनिक पुरातत्व में कई बार साहस की भावना से कार्य करते रहे। व्हीलर ने हड़प्पा में अनुभव के विषय से में लिखा है, मुझे याद आता है 1944 में गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नव नियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने स्थानीय मुस्लिम अधिकारी के साथ हड़प्पा नामक एक छोटे से रेलवे स्टेशन से हर एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी कर मैं प्राचीन स्थल के टीले जो चांद की रोशनी से अवकलित थे के समीप स्थित एक विश्राम घर तक पहुंचा। अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी की हम अपना पर निरीक्षण अगली सुबह 5:30 से प्रारंभ कर 7:30 बजे तक समाप्त कर देना चाहिए, जिसके पश्चात बहुत अधिक गर्मी हो जाती है। इसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंख वाले धारितापूर्व बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाजें के बीच हम सोने चले गए। अगली सुबह 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी दृष्टि पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मिलाने लगा। यह 6 घंटे बाद मेरे घबराए हुए कर्मचारीगण तथा मैं सूर्य की तेज रोशनी में कुदालियों और चाकुओं के साथ कठिन परिश्रम कर रहे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम करने के जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ ले। ऐसा व्हीलर ने लिखा है जब वो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर बनकर आए थे, तो वो हड़प्पा नामक स्थान पर गए थे। उन्होंने अपना ये यात्रा वृत्तांत लिखकर हमें बताया है। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि इस लिपि को कोई पढ़ ही नहीं सकता, बल्कि भौतिक साक्ष्य जो पुरातत्ववादियों हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्जीवित करने में सहायक होते हैं। वस्तुएं, मृत भांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। क्या भी हमने कहा शॉर्ट में बताती हूँ कि जो हड़प्पाई लिपि थी, जो मुहरें थी, उनमें हड़प्पाई लिपि लिखी थी, उससे प्राचीन सभ्यता को समझने में कोई भी मदद नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। उसके बजाय वहाँ की जो रोजमर्रा के जीवन की वस्तुएं थी, जैसे मृत भांड थे, औजार थे, आभूषण थे, घरेलू सामान थे, इससे हमें उनके जीवन को समझने में काफी मदद मिल सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकड़े जैसे जैविक पदार्थ समानतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे होती हैं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा धातु। तो हम इनका ही उपयोग करके उस समय की जीवन शैली को यानी हड़प्पाई सभ्यता को हम समझ सकते हैं। यह याद भी रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थीं। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत व्यवस्था में मिलती थी वो
तो वे अतीत में ही खो गई होंगी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण की बात करें, पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विक अपनी खोजों का वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि से संबंध होता है। दूसरा अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्व को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई वस्तु एक औजार है या आभूषण है। तो ये तय करना किसका काम है? ये तय करना पुरातत्वविदों का काम है कि कोई वस्तु औजार है या कोई वस्तु आभूषण है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। जैसे मनके की बात करते हैं, मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। पुरातत्वविधि किसी पुरातत्व वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिनमें वह मिली है। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में? तो ऐसी जगहों पर जो वस्तुएं मिलती हैं, हम उनसे भी अंदाजा लगा सकते थे कि कौन सी वस्तु की उपयोगिता किस स्थान पर रही होगी और किस स्थान के लिए वो उपयोगी वस्तु कहाँ पर मिली है। हम उससे अंदाजा लगा सकते थे कि ये वस्तु यहाँ पर उपयोग होती रही होगी। समझ में आया? खोजों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि उपयोगिता के आधार पर की बात करें तो आधुनिक समय प्रयुक्त वस्तुएं उनकी समानता पर आधारित हैं। जैसे मनके हो गया, चक्की, पत्थर के फलक, ये स्पष्ट उदाहरण है कि इनका उपयोग अधिक होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कभी कभी पुरातत्ववादियों को अप्रत्यक्ष साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों पर कपास के टुकड़े मिले, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्ति के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जनरली सी बात है, अगर कोई बहुत समय बाद आपकी फोटो देखेगा आज के समय की, तो वो अंदाजा लगाएगा कि उस समय जो फैशन था वो इसी प्रकार था। तो जो मूर्तियां उस समय मिली, उनमें जो आभूषण होते थे, जो पहनावा होता था, इससे यह अंदाजा लगाया जाता था कि उस समय के लोग लगभग इसी प्रकार से दिखते थे और इसी प्रकार से आभूषण पहनते थे और कपड़ों का पहनावा होता था। हालांकि कुछ जगह कपासों के टुकड़े मिले हैं, यानी कपास है जिससे कॉटन के टुकड़े मिले हैं जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, लेकिन हम कुछ मूर्तियों को भी देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पहनावा किस प्रकार से होता था। पुरातत्वविदियों का संदर्भ की रूपरेखा को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वियों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला हो। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोज की तुलना में दोनों के संबंध में हमने देखा था। लेकिन जब बात करते हैं मुहरों को देखा गया है कि उसको समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिल पाया, और साथ ही यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ये मुहरें मेसोपोटामिया की खोजों की तुलना में समकालीन आपको देखने को मिलेंगी। आपकी स्क्रीन पर जो ये मूर्ति दिख रही होगी, ये मूर्ति मातृ देवी की है क्या, इसके बारे में भी पुरातत्वविदों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। व्याख्या की समस्या की बात करते हैं। पुरातत्वविदिक व्याख्या की समस्या संभवतः सभी से अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों के सामने आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य परिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियों जिनमें कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन शामिल हैं, इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। तो जो मैंने अभी आपको मूर्ति दिखाई वो मातृ देवी की इनको संज्ञा दी गई थी। इनके सर पर एक प्रसाधन होता था। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिन्हें में लगभग मानकीकृत मुद्रा पर एक हाथ घुटने पर रखा हुआ दिखाया गया, जैसे कि पुरोहित राजा को इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया। अंतरष्टांशों में संरचना और अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इसमें विशाल स्नानागार और कालीबंगा और लोथर से वेदिकाएं भी मिली हैं। मुहरें जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया गया है। अब मुहरें जिनमें कुछ अनुष्ठानिक चित्र बनाए गए हैं, इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित में थी।
कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा का संकेत देते हैं। यानी जहां पर आपको पेड़ पौधे के चित्र दिख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग नेचर से प्यार करते थे और नेचर से इसी प्यार के कारण, प्रेम के कारण वो अपनी मुहरों पे इन पेड़ पौधों का चित्रित किए हैं, यानी उनको पूजा भी करते थे। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा गया है, कल्पित तथा संश्लेषित लगते हैं। कुछ मुहरों पर आकृति जैसे पाथली मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया गया है। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है, उसे आग, शिव अर्थात हिंदू के प्रमुख देवताओं में से एक आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर के शंक्वाकार वस्तुओं में लिंग के रूप को वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण के अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद के परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों से संबंधित युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीत के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती हैं। उदाहरण के लिए आइए हम आग शिव की मुहर को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त माना जाता है। पहली सहस्राब्दी ईसा में अध्याय 4 में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपतिनाथ, न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या कोई शमन था या कुछ विद्वानों ने सुझाया था? शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो शमन की बात करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया है शमन, उसके बारे में आपको समझना चाहिए। शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति और साथ ही दूसरी दुनिया के संपर्क साधने के साथ दावा करते हैं। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों का क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ और बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़ने जाने की स्थिति में हम कितना जान पाते हैं। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासी द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्न पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े कुछ प्रश्न अनुत्तरित हैं। क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर उन्हें रंगने का कार्य करती थी? दूसरे शिल्पकर्मियों के कार्य क्या थे? नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कई वर्ष के लिए पूरी तरह से एक नया क्षेत्र है। तो ये थी कंप्लीट हमारे चैप्टर फर्स्ट, जो ईंटें मन के और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। उसकी जो हमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी जिनका आंसर नहीं मिला है। आपके स्क्रीन पर एक पकी हुई मिट्टी का खिलौना गाड़ी दिख रही है। मुहरे और लिंग की बात जब हो ही रही है तो कुछ और बातें करते हैं। सबसे आरंभिक उत्खननों में इन पत्थरों के, मैंने आपको मैप के बारे में बता चुका है। लाजवंत मणि, जैस्पर, चार्ल्सटनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं तथा सुंदरता से तराशे गए 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे को लिंग भी माना गया है। दूसरी तरफ यह भी संभावना है कि इन प्रयोगों पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। ऐसा किसने कहा है? अर्नेस्ट मैक ने अर्ली इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1948 से लिया है। तो आपकी स्क्रीन पर जो ये फिगर दिख रहा है, ये उस समय के टॉय हुआ करते थे, जैसे कि बच्चों के लिए खेलने के लिए टॉय होते हैं। तो ये मिट्टी से बना हुआ, पकी मिट्टी से बना हुआ खिलौना गाड़ी है।
चलिए बात करते हैं आरंभिक पुरातत्व के प्रमुख कालखंड के बारे में। कालखंड की मैं बात करूं तो निम्न पूरा पाषाण का जो कालखंड आपको मिलेगा 20 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से 20 लाख वर्ष पूर्व आप जाएंगे पीछे तो आपको निम्न पूरा पाषाण काल आपको देखने को मिलेगा। मध्य में आइए और मध्य में आते ही आपको 80,000 पूरा पाषाण यानी 80,000 के मध्य का समय देखने को मिलेगा और ये आपका होगा मध्य पूरा पाषाण काल। उच्च में आते हैं, उच्च में आते ही आपका जो कालक्रम होगा वो 35,000 वर्तमान से लाख वर्ष पूर्व होगा। इसके बाद मध्य पाषाण की बात करते हैं 12,000 पे होगा। नव पाषाण 10,000 पे होगा। आरंभिक कृषक और तथा पशुपालक हो गए। जो हमारे आरंभिक कृषक और पशुपालक थे वो नव पाषाण से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि आरंभिक कृषि और पशुपालक की शुरुआत कब से हुई है, तो वो नव पाषाण से हुई है, जो जिसका काल खंड आपको मिलेगा देखने को 10,000 पूर्व से। हड़प्पा ताम पाषाण की बात करते हैं। तांबे का पहली बार प्रयोग 6,000 वर्ष पहले किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो ये लगभग 2600 ईसा पूर्व से संबंधित है। आरंभिक लौह काल, महापाषाण काल, शवाधान 1000 ईसा पूर्व से संबंधित है और आरंभिक इतिहास हमारा 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच देखने को मिलता है। इसके साथ ही कुछ और चीजें आपको मैं बताती हूँ कि 19वीं शताब्दी की पहले बात करते हैं। 1875 हड़प्पाई मुहर पर कंगम की रिपोर्ट आई थी। 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण चरणों के बारे में बात करते हैं। 20वीं शताब्दी आरंभ होता है 1921 में माधव स्वरूप वत्स का द्वारा हड़प्पा के उत्खननों का आरंभ किया गया था। 1925 में मोहनजोदाड़ो का उत्खनन प्रारंभ किया। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया। 55 में SR राव द्वारा लोथल की खुदाई प्रारंभ की गई। 60 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कालीबंगा का उत्खनन में किन किन व्यक्तियों का योगदान है, तो आप बताएंगे BB लाल और BK थापर का। MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का प्रारंभ किया गया। 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदाड़ो की सतहों का अन्वेषण प्रारंभ किया गया। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा का उत्खनन प्रारंभ किया गया और 1990 में RS विस्ट द्वारा धौलावीरा का उत्खनन आरंभ किया गया। तो ये उन व्यक्तियों की लिस्ट थी, उन चरणों का, हड़प्पा के पुरातत्व के विभिन्न चरण थे जब उनकी खुदाई का प्रारंभ किया गया। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताना। सभी लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करना, शेयर भी जरूर करा करो अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों को, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आगे का जो चैप्टर होगा हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए सभी लोग इंतजार करिए अगले वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 2 को धमाकेदार तरीके से कंप्लीट करेंगे जैसे चैप्टर नंबर 1 को किए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।